हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण दोरगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, इफ यू बिलोंग्स टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, तो उसमें कौन से एडिशंस है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने होंगे, और उसको हम लोग पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। दिस वीडियो लेक्चर इज डेफिनेटली प्रेजेंटेड बाय मी। ये होगा आपका फिजिक्स का 12th स्टैंडर्ड का जो बुक है उसका कवर पेज, ऐसा कुछ वो दिखेगा। इसमें देखो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया है, फोटो इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, बीम लाइन, ऐसा कुछ तो दिया है इन्होंने। सिंकोट्रॉन, इंडस 2.5 GeV, 200 मिली एम्पियर, ऐसा कुछ तो दिया है ना। मतलब एक अच्छा सा कवर पेज उन्होंने दिया है। सो इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस है, ये बहुत अच्छे डिवाइसेस है। पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो 16। सो फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट रोटेशनल डायनामिक्स, सेकेंड इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशंस, स्टेशनरी वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर of atoms and nucleus and semiconductor devices। तो ऐसा है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 364। सो अल्टीमेटली बड़ी बुक होने वाली है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं जो आपका ओल्ड सिलेबस था वहां पे टोटल 20 चैप्टर्स थे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स रिड्यूस करके उन्होंने 16 किए हैं। कुछ चैप्टर्स को उन्होंने एक साथ लेके आए तो 2 चैप्टर का 1 चैप्टर बन चुका है, तो इसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 16 है। अभी देखते हैं यूनिट्स कितने हैं यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास 6 यूनिट्स है। सो देखते हैं यहां पे कि हर एक यूनिट में उन्होंने क्या क्या देने की कोशिश की है। आपका जो यूनिट 1 है उसमें रोटेशनल मोशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में इन्होंने बात करने की कोशिश की है। पहले के सिलेबस में सर्कुलर मोशन करके एक चैप्टर होता था, अभी वो हटा दिया गया है। तो यहां पे उन्होंने क्या किया है, जो प्रीवियस जो चैप्टर था सर्कुलर मोशन, उसके ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, उसको रखा है उन्होंने। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोटेशनल मोशन का पार्ट है उसको भी उन्होंने यूज किया है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम, ये चीज को रखी है। ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशंस क्या होता है, रोलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, उससे रिलेवेंट डेरिवेशंस, मोशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एनर्जी, ये सब आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो पहले 4 जो चीजें हैं ये आपके चैप्टर नंबर 1 के बारे में है। चैप्टर नंबर 1 कौन सा है, वापस एक बार देख लेते हैं। आपका रोटेशनल डायनामिक्स है। तो रोटेशनल डायनामिक्स में कौन सी चीजें उन्होंने इन्वॉल्व की है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये 4 जो चीजें है, पहली 4, वो आपका चैप्टर नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वो फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब मान लो अगर आपके पास कोई भी फ्लूइड है, लिक्विड है, अगर वो फ्लो होता है, तो जब भी वो फ्लो होता है तो फिर कौन सी चीजें आपको पढ़नी होती है। डेफिनेटली आप वॉल्यूम के बारे में बात करते हो, प्रेशर के बारे में बात करते हो, है कि नहीं। तो वो सारी जो चीजें है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट होता है। सो यहाँ पे उन्होंने प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड टू द डेप्थ बिलो इट्स सरफेस के बारे में बात किया है। एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग बैरोमीटर। तो ये एक डिवाइस होता है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट किया जा सकता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स करके चीज होती है। आपने देखा होगा अगर आप गैरेज वगैरह में गए हो तो वो टाइम पे बड़ी सी कार अगर उठानी है तो वो टाइम पे आपने देखा होगा एक छोटी सी प्रेशर सिस्टम यूज की जाती है। वो छोटा सा प्रेशर देके भी बड़ी कार को लिफ्ट किया जा सकता है। काफी इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। सरफेस एनर्जी के बारे में उन्होंने बात किया है। सरफेस टेंशन के बारे में बात कर रहा है। पहले सरफेस टेंशन करके एक अलग सा चैप्टर होता था, अभी उसको उन्होंने एक जगह पे लेके आए, वो फ्लूइड मैकेनिक्स बोल रहे हैं। तो सरफेस टेंशन है ना, मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक कपड़ा है और वो कपड़े के ऊपर मान लो कोई तो ऑयल वगैरह लगा है, ग्रीस लगा है, तो उसको निकालने के लिए आप डिटर्जेंट यूज करते हो। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप सरफेस टेंशन के ऊपर ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ये एक पार्ट ही एप्लीकेशंस में आपको बता रहा हूँ। इससे रिलेवेंट जो भी डेरिवेशंस होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, वो तो आपको डेफिनेटली सिखाया जाएगा। मैं प्रॉपर लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, तो सब्जेक्टिव लेक्चर्स भी होंगे, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो जो आपका 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है वो आपका बेस्ट हो जाएगा। और वो जैसे ही आपका हो जाएगा तो कॉम्पिटिटिव फिजिक्स, IIT-JEE मेंस, एडवांस, नीट के लेक्चर्स भी मैं अपलोड करने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है आपको, ट्रस्ट में। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लूइड्स विच शोज कैपिलरी राइज एंड फॉल, है ना।
कैपिलरी राइज फॉल क्या होता है, देखो ना, अगर मैं कोई भी एक पेड़ कंसिडर करता हूं तो जमीन से ऊपर तक पानी मूव करता है, कैसे मूव किया है ना, कैपिलरी एक्शन। ओके, उसके बाद डे टू डे लाइफ में सरफेस टेंशन क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में उन्होंने बात किया है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, विस्कस क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है। उसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये सारी जो चीज है वो फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट है। अभी देखते हैं ये कौन सा चैप्टर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग गो थ्रू करते हैं तो डेफिनेटली ये मेरा जो सेकेंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसका इंट्रोडक्शन देता है। सो 26 से लेके 55 है ना, मतलब लगभग 30 पेजेस का चैप्टर तो ये दिख रहा है मुझे। पहला वाला जो है वो 25 पेज का है। तो ये जो यूनिट 1 है आपका पहले 2 चैप्टर्स को कवर कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। यूनिट 2 जो है वो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में उन्होंने बोला है। अर्लियर ये जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 9 था कुछ, लेकिन अभी उन्होंने सीक्वेंस चेंज किया है। जो डिटेल्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, जितनी भी डेरिवेशन है एज इट इज हमें यहां पे मिलेंगे, थोड़ा सा एडेड कॉन्सेप्ट हमें मिल सकते हैं। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, इसमें क्या है, काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है। आप गैस के बारे में बात करो, गैस के मोलेक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वहां पे हमें अल्टीमेटली क्या निकालना पड़ता है, वेलोसिटी निकालना पड़ता है, प्रेशर निकालना पड़ता है, एनर्जी निकालनी पड़ती है। वही सारी जो चीज है वो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में बताई जाती है। थर्मोडायनामिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट को आप ट्रांसफर करते हो एक फॉर्म से अदर फॉर्म में। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा इसका वेटेज है थर्मोडायनामिक्स, आगे जाके आप पढ़ोगे तभी। सो यहाँ पे उन्होंने जो पहला एस्पेक्ट दिया है, रिलेट वेरियस गैस लॉस टू फॉर्म आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। सो ये एक दिया उन्होंने, डिस्टिंग्विश करने बोला है, आइडियल गैस किसको बोलते हैं, रियल गैस किसको बोलते हैं। डे टू डे लाइफ में हमारे पास जो गैस होती है वो रियल गैस होती है, आइडियल गैस क्या होती है ये भी हमें देखना है। विजुअलाइज मीन फ्री पाथ एज अ फंक्शन ऑफ वेरियस पैरामीटर, मीन फ्री पाथ किसको बोलते हैं ये हमें देखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मोनो एटमिक, डायटमिक, ट्राइएटमिक गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखा जाता है। अप्लाई लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी टू मोनो एटमिक, डायटमिक मॉलिक्यूल्स, तो ये भी देखना है। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इक्विपार्टीशन का मतलब क्या होता है, आपको काइनेटिक एनर्जी अलग अलग वे से फाइंड आउट करनी होती है। कंपेयर करना है एमिशन ऑफ अ थर्मल रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी विथ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। मतलब कभी ब्लैक कपड़े पहन के आप धूप में जाओ, आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन अगर सेम आप व्हाइट कपड़े पहन के जाते हो तो गर्मी कम लगती है। तो क्या हो रहा है, ब्लैक बॉडी सब एब्जॉर्ब कर रही है, व्हाइट बॉडी पूरा रेडिएट कर रही है। वही रिलेवेंट चीज हमें यहाँ पे देखनी है। नेक्स्ट है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन टू हॉट बॉडीज, ये क्या चीज है हमें ये भी डिस्कस करना है अच्छे से। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हो, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, ये सारी चीजें होगी इसमें। मैकेनिकल वर्क, थर्मोडायनामिक वर्क क्या होता है ये हमें देखना है। डिफरेंशिएट करना होता है वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस से रिलेटेड, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर कैसे काम करते हैं, हीट कैसे मूव करती है, ये सारी चीजें हमें थर्मोडायनामिक्स में देखना है। तो देखते हैं यूनिट 2 में कौन से चैप्टर्स उन्होंने बताने की कोशिश की है। सो अल्टीमेटली आपका जो यूनिट 2 है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन 56 से लेके पेज नंबर 74 तक है, एंड थर्मोडायनामिक्स ये 75 से लेके 108 तक है। तो ये हो गए आपके 3rd एंड 4th। यूनिट नंबर 3 जो है वो ऑसिलेशंस एंड वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑसिलेशंस क्या होता है, अगर आप पेंडुलम देखते हो तो पेंडुलम कैसे मूव करता है, समथिंग लाइक दिस, है ना, टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, तो वो चीज को ऑसिलेशंस बोला जाता है। वेव मतलब क्या होता है, आप समुद्र किनारे अगर गए होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे वाटर मूव कर रहा है ऐसा आपको लगता है। मान लो पानी के अंदर आपने एक पत्थर फेंक दिया तो रिपल्स दिख रहा है आपको, है ना। एक रोप को आप कनेक्ट करो रिजिड सपोर्ट के साथ, और रोप का एक एंड आप फिक्स कर दो और दूसरा एंड आप मूव करो ऊपर नीचे, कुछ तो मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, ये चीज को ही आप क्या बोलते हो, वेव्स बोलते हो, है ना। तो यहाँ पे यूनिट जो 3 है आपका, तो उसमें उन्होंने ऑसिलेशंस के बारे में बात किया है, एंड दूसरा जो चैप्टर होगा वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव से रिलेटेड होगा। ऑसिलेशंस में उन्होंने क्या क्या दिया है, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम, है ना, वो सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन हमें निकालना होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं ये हमें देखना है। अप्लाई वेव थियरी टू अंडरस्टैंड फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये चीज देखनी है। पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है ये भी आपको अच्छे से देखना है। अप्लाई कॉन्सेप्ट्स टू डायफ्रैक्शन टू कैलकुलेट रिजॉल्विंग पावर, तो मतलब अगर आपके पास कुछ रिजॉल्विंग पावर करने के लिए डिवाइसेस है, जैसे कि आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप हो सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है, तो उससे रिलेवेंट इक्वेशंस है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेशनरी वेव्स इन अ पाइप ऑर्गन्स विथ क्लोज्ड एंड ओपन एंड्स, ये देखना है।
अगर आपके पास सोनोमीटर है तो उसके वाइब्रेशंस के लॉज देखने हैं। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देखते हो, बांसुरी है आपके पास, गिटार है आपके पास, सतार है, तो उसको किस तरह से प्ले किया जाता है, तो उसका सारा बेसिक नॉलेज जो है वो आपको ये सारे चैप्टर्स में मिलेगा। सो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, आप जरूर देखना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स रेडी हो जाएंगे। आपको लिखने के लिए बोर्ड्स के ऊपर में प्रॉपर नोट्स लिखवा के दूंगा आपको, तो वो आपका एक हो जाएगा। सो दैट विल बी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और वो खत्म होने के बाद जैसे आपका 12th का पूरा सिलेबस हो जाता है बेस्ट वे में, तो 100 में से 100 तो हमें फिजिक्स में लेके आना है, ये हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और ये खत्म होने के बाद हम कॉम्पिटिटिव के लिए भी पढ़ने वाले हैं। तो वहां के अगर आपको बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव समझ के लेना है तो बेसिक अच्छा होना चाहिए। सो डेफिनेटली आप वीडियो लेक्चर्स देखना। यूनिट 3 में हम लोग देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स उन्होंने दिए हैं, क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले ऑसिलेशंस उन्होंने दिया है 109 to 130। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ही आप वो पाइप, ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, बोथ ओपन एंड, और लाइक साउंड के कौन से एप्लीकेशन है वो सब देखोगे। दैट विल बी 131 to 157। एंड उसके बाद वेव ऑप्टिक्स होगा, ये लाइट का पार्ट है, ये 158 से लेके 185 पे। तो मतलब जो आपका नेक्स्ट यूनिट था उसमें ये 3 चैप्टर्स उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट आपका क्या है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो यूनिट 4 में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये 2 चीजें हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो, आप गॉस लॉ पढ़ोगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप गॉस लॉ यूज करके फाइंड कर सकते हो। लास्ट ईयर आपने कुलम्स लॉ पढ़ा था, कुलम्स लॉ यूज करके आपने फोर्सेस देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कुछ नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए निकालना है या कुछ अलग टाइप की बॉडी अगर आपको दी, तो कुलम्स लॉ यूज करके आंसर निकालना डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए गॉस लॉ बनाया गया था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, सिंगल चार्ज है, मल्टीपल चार्ज जैसे, तो उसके लिए क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप कैसे निकाल सकते हो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है ये आपको देखना है। ये चीज यूज करके कैपेसिटर्स क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है ये आपको पढ़ना है। सो विजुअलाइज पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक्स, कैटेगराइज करना है आपको डाइलेक्ट्रिक्स बेस्ड ऑन इट्स मोलिकुलर प्रॉपर्टीज। तो डाइलेक्ट्रिक पहले किसको बोलते हैं, ये यहां से हम लोग स्टार्ट करके बाकी की चीजें खत्म करने वाले हैं। नो द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर ऑन इट्स कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट होता है, और कौन से टाइप्स होते हैं, उसके डेरिवेशंस कौन से हैं, ये भी हमें देखना है। तो ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर करवा देता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, तो जिसमें आप किरचॉफ्स लॉ देखोगे, जिससे आप करंट निकाल सकते हो वेरियस सिचुएशंस में। आपको अगर अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो अल्टीमेटली मीटर ब्रिज यूज कर सकते हो आप। ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो आप निकाल सकते हो। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है ये सब देख सकते हो। तो डेफिनेटली आपका जो यूनिट 5 है वो प्रीवियस ईयर के जैसा ही है, या प्रीवियस जो सिलेबस था वैसा ही है। हार्डली कुछ चेंज आपको यहाँ पे दिखेगा, लाइक एक हाथ दूसरा कॉन्सेप्ट एडिशनल है। सिमिलरली ऑसिलेशंस एंड वेव्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई देगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे है कि जो एज इट इज लिए गए, कुछ चैप्टर्स में थोड़ा बहुत एडिशंस उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने एक अच्छे से रीअरेंज करके दिया है हमें। तो देखते हैं यूनिट 4 में कौन से चैप्टर्स है। यूनिट 4 में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 186 से लेके 213 ये पेज नंबर्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 214 से लेके 229 ऐसा है। तो ये बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं ये सारे चैप्टर्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अभी देखते हैं आगे का यूनिट कौन सा है। सर्टनली नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, ये मैग्नेटिज्म के बारे में। तो मैग्नेटिज्म क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स ऑफ अ लॉ बेसिस फॉर डिफाइनिंग यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरली हमें देखना है, एनालाइज करना है, कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फोर्स। अगर स्ट्रेट वायर आप लेते हो उसमें से अगर करंट पास हो रहा है, बायट-सैवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस देखने हैं हमें वेरियस सिचुएशंस के लिए, एम्पर्स लॉ यूज करना है अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें अलग अलग तरीके से दिया है तो। उसके बाद ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कंपेयर करके देखेंगे। ओके, तो ये वाला जो पार्ट था वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है वो होगा। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर मैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है। डिस्टिंग्विश करना है पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल्स के ऊपर। 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस इसके ऊपर एक्सपेक्ट किए जाते हैं। फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्लक्स टू एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अ फैराडे एंड हेनरी, तो ये जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उससे रिलेवेंट बात की है उन्होंने। रिलेट करना है लेंजिस लॉ को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ।
एडीज करंट का कॉन्सेप्ट हमें देखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो एनीवेज ये जो चीजें थी मतलब यहां से यहां तक पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म से लेके एक लेंजेस लॉ वगैरह तक, तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें लाइक मैग्नेटिज्म में पढ़नी है और आगे की जो है वो एसी सर्किट्स करके होगा, उसमें आप देखोगे। एनीवेज सो विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट, ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको बोलते हैं, इंडक्शन का लॉ, वर्किंग ऑफ जनरेटर कैसे होता है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन पावर डिसिपेटेड बाय एसी करंट्स इन रेजिस्टर्स एंड वैल्यू ऑफ द आरएमएस करंट, ये क्या है, ये हमें देखना है। मतलब अगर आप एसी सर्किट देख रहे हो है ना, जिसमें साइनोसाइडल वेव जैसा एक सिंबल होता है और ऊपर रेजिस्टर, इंडक्टर, कंडक्टर को अलग अलग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, तो वो स्पेसिफिक केस में पावर का इक्वेशन क्या होगा। उसके बाद फेजेस क्या होते हैं एसी सर्किट में, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। एसी सर्किट्स अगर आप लेके जा रहे हो रेजिस्टर यूज करके, कैपेसिटर यूज करके, इंडक्टर यूज करके, तो क्या इफेक्ट देगा वो। उसके बाद इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर सर्किट्स में रेजोनेंस क्या होता है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल चीजें हैं, आगे जाके इंजीनियरिंग, मेडिकल के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत फायदा दे देती है। तो देखते हैं जो आपका यूनिट 5 था उसमें कौन से चैप्टर्स है। सो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, सो ये 230 से लेके 250 तक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स जिसमें पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सारी चीजों के बारे में आप बात करोगे, दैट इज 251 से लेके 264। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ोगे 265 से लेके 287 तक। एसी सर्किट्स आप पढ़ोगे 288 से लेके 305 तक। तो ये था आपका यूनिट नंबर 5। और अभी देखते हैं लास्ट यूनिट, ये जो है मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। सो मॉडर्न फिजिक्स लेटेस्ट इन्वेंशंस, मतलब 100-150 साल पहले का ही इन्वेंशन है ये। सो एस्टैब्लिश वैलिडिटी ऑफ अ पार्टिकल नेचर ऑफ अ लाइट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, है ना। तो जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो कुछ लोगों ने बोला वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ट्रेवल करती है। तो वो सारी चीजें हमें देखना है, पार्टिकल नेचर ऑफ अ मैटर क्या होता है, उसको ड्यूअल नेचर ऑफ अ मैटर और रेडिएशन बोला जाता है। डिटरमाइन करनी होती है नेसेसरी वेवलेंथ रेंज ऑफ अ रेडिएशन टू ऑब्टेन फोटो करंट, ये क्या है, मतलब लाइट यूज करके फोटो करंट बनता है क्या है ये। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ अ लाइट, ये चीज देखनी है हमें। अप्लाई वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इलिस्ट्रेट हाउ बेटर रिजोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये देखना है। उसके बाद डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स देखने हैं। आइडेंटिफाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। एनीवेज तो ये जो ऊपर का पार्ट था वो एक चैप्टर बन जाता है आपका। नेक्स्ट जो चैप्टर बनता है वो एटॉमिक से रिलेटेड है। सो एटम्स न्यूक्लियर से रिलेटेड होता है ये। सो एटम का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा था, थॉमसन ने क्या थियरीज बताई, उससे रिलेवेंट ये बात होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक फोर्सेस के बारे में आप बात करोगे। ऑब्टेन द एज ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल फ्रॉम इट्स एक्टिविटी, है ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ी सी बात दी है उन्होंने। और न्यूक्लियर पावर क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस आपको जज करना होता है। जो आखिरी के चैप्टर है उसमें उन्होंने पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड बात की है, मतलब जो सेमीकंडक्टर होता है ना आपका, वो उन्होंने दिया है। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, डायोड किसको बोलना होता है। उसके बाद उसके डे टू डे लाइफ में कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं ना, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आजकल के स्मार्ट टीवीज भी होती है, तो उसमें ये सारी चीजें होती है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको डायोड्स वगैरह लगते हैं। सो वर्किंग ऑफ सोलर सेल, एलईडी, फोटो डायोड, ये यूज करना है। पीएन जंक्शन डायोड स्पेशल पर्पस डायोड के साथ आपको कंपैरिजन करना है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आज की जो है उसमें वो कैसे बिल्डिंग ब्लॉक बनता है। उसके बाद आपको सिचुएशंस को एनालाइज करना है जहां पे ट्रांजिस्टर को यूज करता है। तो ये था आपका यूनिट 6 जो है मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड। अभी देखते हैं इसमें कौन से चैप्टर्स है। डेफिनेटली लास्ट 3 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू मॉडर्न फिजिक्स। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 306 से लेके 323, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई 324 से लेके 343, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 344 से लेके 364। तो ये है आपका एक ओवरऑल सिलेबस। सो कुछ चीजें इसमें ऐड की गई है एज कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस, प्रॉपर रीअरेंज करके उन्होंने दिया है हमें। तो हम लोग इसे बेस्ट पॉसिबल वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। सारा का सारा लेक्चर सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूं, वो आप जरूर देख लेना। डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 100 में से 100 फिजिक्स में पहले मिल चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बेहतर परफॉर्म कर चुके हैं। अभी वो IIT में है, NIT में है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे मेडिकल कॉलेजेस में भी है। सो डेफिनेटली ये एक ओवरव्यू था सिलेबस का। ये है आपका फाइनल पेज टेक्स्ट बुक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम वीडियोज। ये है मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक, ये है मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड माय ओन फेसबुक प्रोफाइल पेज। थैंक्स अ लॉट।